हेलो दोस्तों, आज जो है मेटलर्जी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रही है और इस टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हर एग्जाम में ही पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, किससे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से। तो ये हम पढ़ेंगे आज और इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एक एक कॉन्सेप्ट अपन यहाँ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को ही यहाँ समझ में आएगा। मैं हिंदी में तो लिखा हूँ लेकिन आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी हम यहाँ यूज करते चलेंगे। वैसे लिख भी दिया हूँ, जहाँ नहीं भी लिखा हूँ वहाँ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे। ये लेक्चर्स हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं देखूँगा अगले उसमें मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में लेकर लेक्चर आएंगे। लेकिन ये बेसिकली जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए है और इंग्लिश मीडियम वाले भी यदि इस टॉपिक को सुने और समझे तो उनको भी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आएगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये क्या होता है? इसको सामर्थ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सामर्थ्य। स्ट्रेंथ मतलब आप में कितना सामर्थ्य है, कितना ताकत है, स्ट्रेंथ कितना है। ये इंसानों में भी स्ट्रेंथ होता है और मटेरियल्स के अंदर, पदार्थों के अंदर भी अपना खुद का स्ट्रेंथ होता है। तो उसी को हम यहाँ डिफाइन किए हैं कि किसी पदार्थ पर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स लगाने से पदार्थ जब तक उस बल को बिना फेल हुए सहन कर सकता है वही उसका सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने से पदार्थ जब तक उस बल को बिना फेलवर के सहन कर सकता है वही उसका सामर्थ्य कहलाता है। सामर्थ्य बराबर होता है फोर्स अपान में एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये आप जानते हो ये सामर्थ्य का भी क्या है? यूनिट है। और प्रेशर का भी यही यूनिट होता है, स्ट्रेस का भी यही यूनिट होता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट अगले लेक्चर में कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी जो है पढ़ें प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, ठीक है ना। इलास्टिसिटी आप जानते होंगे, आप लोग जो है कि ये भी जानते होंगे कि जैसे आप लोग बोलो इलास्टिक का मतलब आप रबर समझते हैं, तो ये आपकी कमी है समझ में। रबर में ही इलास्टिसिटी नहीं होता है, मटेरियल्स के अंदर भी इलास्टिसिटी होता है, ठीक है ना। मटेरियल के अंदर भी इलास्टिसिटी होता है और सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी, इलास्टिक मटेरियल कौन होता है? सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसमें होती है? स्टील में होती है, ठीक है ना। स्टील भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हाइपोइलेक्ट्राइड स्टील, हाइपरइलेक्ट्राइड स्टील, जब आयरन कार्बन डायग्राम डिस्कस करेंगे, जब पढ़ाएंगे, लेक्चर आएगा उसका, उसमें हम डिटेल से इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, स्टील के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और स्टील कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से उसकी आकृति में अस्थायी परिवर्तन नहीं हो पाता है, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी कहलाता है। इलास्टिसिटी क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से उसकी आकृति में अस्थायी परिवर्तन नहीं हो पाता है। मतलब जैसे ही उस पर जो है फोर्स लगाए तो उसके उस मटेरियल्स के अंदर डिफॉर्मेशन होने लगता है और जैसे ही हम फोर्स रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगी। ये होती है प्रत्यास्थता, ये होती है इलास्टिसिटी, ठीक है ना। जब हम किसी पदार्थ पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लोड या इंटरनल लोड लगाएं, कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स यदि हम उस मटेरियल के ऊपर लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है और यह डिफॉर्मेशन जो होती है वो जो है अस्थायी नहीं होती है। जैसे ही उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स या टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। वही उस पदार्थ का क्या होता है? प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब जो है प्रत्यास्थता एक लिमिट तक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम खींचते जा रहे हैं, टेंसाइल लोड बढ़ाते जा रहे हैं और वो मटेरियल जो होता है उसमें इलास्टिसिटी एक लिमिट तक होती है। एक लिमिट के बाद वो इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है और वहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्लास्टिसिटी, ठीक है। वैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इसको हम समझाए हैं कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम समझें, स्ट्रेस और स्ट्रेन का हिंदी मीनिंग है प्रतिबल और ये विकृति, इसको विकृति बोलते हैं किसमें? हिंदी में। ये प्रतिबल है और ये विकृति है। तो प्रतिबल और विकृति के बीच जो है जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, प्रतिबल विकृति डायग्राम बनाते हैं, तो मान के चलिए कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से जो है ये जो है लाइन गई है, एक लिमिट तक गई है और एक लिमिट के बाद जो है ये जो है प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यहाँ तक इसकी क्या है? इलास्टिसिटी है। तो ये यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही ये इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिसिटी है। इसके बाद जो है प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्लास्टिसिटी हो जा रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रत्यास्थता जो इलास्टिसिटी है एक लिमिट तक ही हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या स्टार्ट हो जाता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
तो नेक्स्ट जो है अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, उसी गुण को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है बेटा? यदि बाह्य बल को प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी के सीमा से अधिक लगाया जाए तो पदार्थ में अस्थायी डिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन को हम विरूपण के नाम से जानते हैं हिंदी में, हो जाता है। तो इसी गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम किसी पदार्थ पर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, और वो इलास्टिक लिमिट के यदि बाद वो फोर्स बढ़ा देते हैं, इलास्टिसिटी लिमिट से ऊपर लगा देते हैं, तो वो पदार्थ जो है प्लास्टिसिटी उसमें आ जाती है। दैट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर, और इसी परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या? प्लास्टिसिटी। मतलब यदि एक्सटर्नल फोर्स को, बाह्य बल को इलास्टिसिटी के लिमिट से अधिक लगाया जाता है तो पदार्थ में क्या हो जाता है? डिफॉर्मेशन हो जाता है, और ये डिफॉर्मेशन होता है क्या? परमानेंट डिफॉर्मेशन। और इसी परमानेंट डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? अब जो है नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। कौन सी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब हिंदी मीनिंग है तन्यता। डक्टिलिटी का मतलब तन्यता। तन्यता क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, डक्टिलिटी कहलाता है। एकदम हमारा जो लैंग्वेज है, यहाँ जो मैंने लिखा है और बुक के लैंग्वेज, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम आपके लैंग्वेज में यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप आसानी से इस प्रॉपर्टी को, इस टॉपिक को आसानी से क्या कर लें? अपने ही भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। आपके भाषा में इसको मैं उतार रखा है। तो डक्टिलिटी क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, दोस्तों डक्टिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाता है। किसी भी पदार्थ को तार के रूप में खींचा जाए, मतलब हम ये समझ लेंगे कि इस पदार्थ में क्या है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। अब हम पदार्थ की डक्टिलिटी, तन्यता घटते क्रम में किस पदार्थ में तन्यता जो है सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम किस में है? दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब पदार्थ की डक्टिलिटी किस क्रम में हमें बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, घटते क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आता है गोल्ड, और आजकल सबसे ज़्यादा महंगा गोल्ड बिक रहा है अभी मार्केट में। गोल्ड की कीमत सबसे ज़्यादा हो चुकी है। तो इस पदार्थ में सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, तन्यता प्रॉपर्टी है। मतलब इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोना में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है सोना में कि उसके 1 ग्राम पदार्थ से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। उसके बाद आता है बेटा चांदी, उसके बाद प्लेटिनम, आयरन, निकिल, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन। ये जो है मैं जो ऑर्डर लिखा हूँ, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद कर लेनी है। ये सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किसमें होती है? गोल्ड में। उससे कम, उससे कम, उससे कम चांदी में, उससे कम प्लेटिनम, आयरन, निकिल, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन। ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम। किसके घटते क्रम है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के घटते क्रम है, ये पदार्थ के घटते क्रम है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी मलिएबिलिटी। कौन सी? मलिएबिलिटी। मलिएबिलिटी क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग है आघात वर्धनीयता। हिंदी मीनिंग क्या है? आघात वर्धनीयता। मलिएबिलिटी इंग्लिश शब्द है। तो जिस गुण के कारण धातु को सीट या पत्थर के रूप में बदला जा सकता है, पदार्थ का वही गुण मलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता क्या कहलाता है? जिस गुण के कारण धातु को पतले चादर में के रूप में बदला जा सकता है, जितना पतला चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं मलिएबिलिटी। ठीक है? पतले से पतले चादर में जिस मेटल्स को हम जितना उसका पतला चादर बना दें, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण सबसे क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। उस मेटल में आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होती है। और वही मैं जैसे बताया डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें होती है, उसी प्रकार जो है पदार्थ की मलिएबिलिटी घटते क्रम में। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों डक्टिलिटी एंड मलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सोना में। किसमें होती है बेटा? सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, टिन, प्लेटिनम, लेड, जिंक, आयरन और निकिल। तो सबसे कम निकिल और सबसे ज़्यादा सोना। और सोना में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी भी होती है और सबसे ज़्यादा मलिएबिलिटी भी होती है। सोना का सबसे पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है। सिल्वर फाइल का सिल्वर जो मिठाइयों पर लगा होता है, चांदी के परत मिठाई पर लगे होते हैं, कितने पतले होते हैं। तो समझ लीजिए कि इसमें कितनी ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण है सिल्वर के अंदर और सोना के अंदर। ठीक है? दैट इज़ अ मलिएबिलिटी। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, वो है आघात
वर्धनीयता के बाद हमारा आता है ब्रिटलनेस, भंगुरता। क्या आता है? ब्रिटलनेस क्या होता है? भंगुरता क्या होती है? हिंदी मीनिंग है भंगुर पदार्थ। तो धातु का वह गुण जिसमें प्रत्यास्थता के सीमा के बाहर बल लगाने पर उसका विरोध करता है। धातु का वह गुण जिसमें प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर बल लगाने पर उसका विरोध करता है और टूट जाता है, वही गुण भंगुरता कहलाती है। वही गुण क्या कहलाती है? भंगुरता कहलाता है। इज इट क्लियर? ब्रिटलनेस, भंगुरता डक्टिलिटी के विपरीत गुण होता है। मतलब ब्रिटलनेस डक्टिलिटी के क्या है? अपोजिट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जैसे जिसमें ज़्यादा ब्रिटलनेस होगी उसमें डक्टिलिटी कम होगी, और जिसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होगी ब्रिटलनेस कम होगी। दैट इज द अपोजिट प्रॉपर्टी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ब्रिटलनेस जो है का उदाहरण जो है हम देख लेते हैं, डायमंड। ठीक है ना, इसमें ब्रिटलनेस ज़्यादा होता है। सिलिका, ग्लास, कास्ट आयरन, कंक्रीट और ईंट, ये एग्जाम्पल है किसके? ब्रिटलनेस के, भंगुर पदार्थ के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ग्लास को यदि हम गिरा दें तो ग्लास छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है? बिखर जाती है। ठीक है, ग्लास छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है? बिखर जाती है। कास्ट आयरन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। तो वही तो बोल रहा है कि धातु का वह गुण जिसमें प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर बल लगाने पर उसका विरोध करता है और टूट जाता है, वही वो भंगुरता कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी आती है, वो है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है अपना हार्डनेस। कौन सी प्रॉपर्टी? हार्डनेस प्रॉपर्टी। तो हार्डनेस क्या होता है? कठोरता क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी सतह पर घिसावट, रेती चलाना, खरोच आदि का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है। ठीक है ना, मतलब कठोरता क्या है? कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी सरफेस पर घिसावट मतलब स्क्रैचिंग, उस पर यदि रेती भी चला रहे हैं, खरोच भी कर रहे हैं, उसका क्या करती है? विरोध करता है। उसी को हम बोलते हैं कठोरता, उसी को बोलते हैं हार्डनेस। कठोरता के कारण एक धातु दूसरे धातु को क्या कर सकता है? कट कर सकता है। और जितने भी कटिंग मेटल्स होते हैं, कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना, कटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वो कटिंग टूल्स की हम बात कर रहे हैं, वो हार्डनेस उसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो टूल्स जो बनते हैं, कटिंग टूल्स, वो हार्ड मटेरियल्स के ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है टफनेस। तो टफनेस क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है कड़ापन। इस गुण के कारण, टफनेस गुण के कारण पदार्थ में झटके सहन मतलब शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया इज नोन एज टफनेस। टफनेस को हम जैसे मान के चलिए कि टी से डिनोट कर रहे हैं, और टी इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब वही शॉक एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया, इसी को हम बोलते हैं क्या? टफनेस। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो टफनेस की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मीटर स्क्वायर। और जूल को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। और यहाँ से यदि हम देखें कि न्यूटन मीटर अपान में मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मीटर कैंसल आउट, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और यही क्या है? टफनेस। तो टफनेस क्या हो गया? तो टफनेस होता है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया इज नोन एज टफनेस। बट इस गुण के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण पदार्थ में क्या होता है? शॉक एब्जॉर्ब होता है, शॉक लगती है, और उसी शॉक को सहन करने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है उसमें ही टफनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये हो गया बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ये अपना टॉपिक आज समाप्त हो गया। इसमें किसी प्रकार का यदि आपको प्रॉब्लम आता है तो आप जो है कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।